हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का इनकम मेथड। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का इनकम मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल की, जैसे कि हमने बात की थी टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल की, जिसमें कि दो सेक्टर होते हैं सिर्फ। एक होता है फर्म, एक होता है हाउस होल्ड। एक होता है फर्म, एक होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ओन करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या ओन करता है बच्चा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या क्या होते हैं? ये होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको? फर्म को। फर्म को क्यों चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ताकि फर्म इनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। तो जब हाउस होल्ड ये सब प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म को, तो फर्म उसके बदले फैक्टर पेमेंट करती है। फर्म उसके बदले क्या करती है? फैक्टर पेमेंट करती है। इस फैक्टर पेमेंट को बोलते हैं हम इनकम या फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम या फिर फैक्टर इनकम। और इन्हीं चीजों को इनकी इनकम को हम कैलकुलेट करके क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेबर की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं बच्चा? लेबर की। ठीक है। जब हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले फर्म उन्हें देती है कंपनसेशन, और इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए, तो सबसे पहले आएगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी जो आपको वेजेस मिलते हैं, जो आपको सैलरीज मिलती हैं, वो इसके अंदर आएगी। ये इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इस कंपोनेंट के अंदर आते हैं बच्चा मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी बेनिफिट्स अगर आप पूछोगे मुझसे क्या होते हैं बच्चा, जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो, जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो और उसके बदले कंपनी आपको कैश देती है, आपको रुपीस देती है, आपको डॉलर देती है, उनको बोलते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स। जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके बदले कंपनी आपको कैश देती है, डॉलर्स देती है, रुपीस देती है, उसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है। इसके अंदर मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं। तो सबसे पहला हो गया वेजेस एंड सैलरीज। ये एक मॉनेटरी बेनिफिट है। या आपको वेज मिले पर आवर के बेसिस पे, या आपको सैलरी मिले पर मंथ के बेसिस पे। सेकंड, बोनस। आपको बोनस देती है कंपनी, कुछ एक्स्ट्रा कैश देती है कंपनी आपको। कमीशन दे सकती है कंपनी आपको। डीए दे सकती है, डियरनेस अलाउंस दे सकती है कंपनी आपको। तो ये सब चीजें वो आपको कैश में देती है, आपको रुपीज में देती है, आपको डॉलर में देती है। इसीलिए इस कंपोनेंट को बोला गया है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। चलिए अब सेकंड सेकंड को देखते हैं, सेकंड कंपोनेंट को देखते हैं। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कंपनी आपको रुपीज के बदले, डॉलर के बदले कुछ और चीजें भी, इनके अलावा भी कुछ और चीजें प्रोवाइड करती है। जैसे कि रेंट फ्री होम, फ्री कार,
एजुकेशन फैसिलिटी, ऐसी चीजें जब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ऐसी चीजें, रेंट फ्री होम आपको दे देगी रहने के लिए, आपको फ्री कार दे देगी यूज करने के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज दे देगी आपको, तो ये आपको कैश प्रोवाइड नहीं कर रही, आपकी सर्विस के बदले कंपनी आपको कैश नहीं दे रही है, ठीक है, उसके बदले आपको कुछ ऐसी चीजें दे रही हैं जो कि कैश में काउंट नहीं होती, तो इनको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है, यहां पर आपको रेंट फ्री होम मिल जाता है, फ्री कार मिल जाती है, एजुकेशन फैसिलिटीज मिल जाती है, तो ये पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड कंपोनेंट हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब थर्ड देख लेते हैं बच्चा, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, ये एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन देता, कुछ पैसे आपके अकाउंट में या पीएफ में, जैसे कि इसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, इसमें जमा कराता है, या ग्रेजुएटी में जमा करवाता है, कुछ पैसे आपकी सिक्योरिटी के लिए, कुछ पैसे आपके सिक्योरिटी के लिए अलग से कुछ स्कीम्स के अंदर वो डालता है, उन स्कीम्स को हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वो आपके बेनिफिट के लिए होते हैं, ठीक है, तो आपको अगर कोई अनफोर्सीन फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, अनफोर्सीन इंसिडेंट हो जाए, आपको पैसे की जरूरत पड़ सके, तो आप इन अकाउंट्स में से जो पैसा है, इन अकाउंट्स में से पैसा निकाल के आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहा जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं, ये तीन कंपोनेंट होते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के। सबसे पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज, सेकंड है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, तीन कंपोनेंट हमने देख लिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कैश की बात करें, सबसे पहले अगर हम कैश की बात करें तो reimbursement of business expenses done by employee, reimbursement of business expenses done by employee। अगर आप बिजनेस के लिए कोई खर्चा कर देते हो, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए आप किसी फर्म में काम कर रहे हो और उनके बिजनेस के लिए आप कुछ खर्चा कर देते हो, सपोज करो आपको बिजनेस के, आपकी फर्म के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपकी फर्म के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो बिजनेस एक्सपेंसेस में काउंट होंगे, और ये इसका जब आपको पैसा वापस मिलेगा, ये वेजेस एंड सैलरीज या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर नहीं आएगा, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा बिजनेस के, ठीक है बच्चा, एक ये चीज इंक्लूड नहीं होगी। सेकंड हम बात करते हैं अब हमने बात की थी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो नेसेसरी होती है फर्म के लिए काम करने के लिए, जैसे ड्रेसेस जो आपको प्रोवाइड करती है, तो ये वेजेस और सैलरीज इन काइंड में काउंट नहीं होंगी, क्योंकि वर्क के लिए आपको प्रोवाइड कर रही है। और अगर वो कार प्रोवाइड कर रही है फॉर वर्क ओनली, अगर वो कार प्रोवाइड कर रही है फॉर वर्क ओनली, कि आप वर्क
जब आप काम करोगे तभी उसको यूज करोगे, तो भी वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में काउंट नहीं होंगी। ठीक है, ये दो चीजें हमने देख ली जो काउंट नहीं होंगी, किसमें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में काउंट नहीं होंगी। अब बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लैंड की। ठीक है, आपके पास लैंड है, वो आपने किसी फर्म को दे रखा है, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, उसके बदले आपको मिलेगा रेंट। उसके बदले आपको क्या मिलेगा बच्चा, उसके बदले आपको मिलेगा रेंट। यहाँ पे दो रेंट काउंट होते हैं बच्चा, दो रेंट काउंट होते हैं यहाँ पे। एक होता है एक्चुअल रेंट और एक होता है इंप्यूटेड रेंट। एक होता है एक्चुअल रेंट, एक होता है इंप्यूटेड रेंट। अब इस चीज को समझिए कि इंप्यूटेड रेंट क्या होता है बच्चा। देखिए, आपके पास एक बिल्डिंग है समझ लीजिए, ठीक है, आपको दो बिल्डिंग चाहिए अपनी फर्म के लिए, आपको दो बिल्डिंग चाहिए अपनी फर्म के लिए। एक आपके पास पहले से है ए और एक आपने रेंट पे ले ली बी। एक आपके पास पहले से है ए, एक आपने रेंट पे ले ली बी। आपको फर्म चलाने के लिए दो बिल्डिंग आपको रेंट पे चाहिए थी। इसका जो रेंट होगा, इसका जो रेंट होगा ए का, ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंप्यूटेड रेंट। ठीक है, इंप्यूटेड रेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप अपने बिजनेस में तो भले इसका रेंट काउंट नहीं कर रहे होगे, आप अपने बिजनेस में तो भले इसका रेंट काउंट नहीं कर रहे होगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेके चलते हैं। तो अगर इसका रेंट आपके पास आता तो वो आपकी इनकम होती, तो हम इसके रेंट को, इंप्यूटेड रेंट को भी इनकम में काउंट करेंगे। इसका तो रेंट आ ही रहा है बी का, ये तो आप रेंट दे रहे हो एक्स को, बी का जो रेंट है वो आपको दे रहे हो एक्स को, वो उसकी इनकम में काउंट होगा। आपने एक्स से बी ली थी बिल्डिंग रेंट पे, और ए आपकी खुद की बिल्डिंग थी, दो बिल्डिंग आपको अपनी फर्म चलाने के लिए चाहिए थी। तो जब आपने एक्स से बी रेंट पे ली तो आप इसको रेंट दे रहे हो आर, लेकिन इसका रेंट आप किसी को नहीं दे रहे हो। तो जब हम इनकम काउंट करते हैं, जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम काउंट करते हैं, तो हम इसका भी रेंट इंक्लूड करते हैं कि अगर आप भले ही अपने बिजनेस में इसका रेंट ना ले रहे हो, लेकिन अगर आप किसी और को देते तो उसका कुछ रेंट आता, और वो रेंट, वो एस्टिमेटेड रेंट, इंप्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड, वो अप्रोक्स रेंट, वो एस्टिमेटेड रेंट हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ठीक है बच्चा, ऐसे ही होम्स का होता है। अगर आपने खुद का घर खरीद रखा है, अगर आपने खुद का घर खरीद रखा है, तो हम उसकी रेंटेड इनकम को नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। आप रेंट दे रहे हो, वो तो किसी की इनकम में काउंट होगा ही। सपोज करो दो इंडिविजुअल हैं, सपोज करो बच्चा दो इंडिविजुअल हैं ए और बी। बी जो है वो रेंट पे रहता है और ए अपना घर ओन करता है, खुद के घर में रहता है। ठीक है, तो बी ने एक्स से घर रेंट पे लिया है, बी ने एक्स से घर रेंट पे लिया है, तो बी इसको क्या देगा, बी इसको रेंट देगा। तो ये जो रेंट है ये एक्स की इनकम में गया, ये जो रेंट है ये एक्स की इनकम में गया। आप यहां खुद ओन कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को रेंट दे नहीं रहे हो, लेकिन अगर ये घर आप किसी को रेंट पे देते तो आपको कुछ ना कुछ इनकम होती। तो इसीलिए हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट करते हैं कि आप इसका, भले आप इसकी ईएमआई भर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, या आपने पूरे पैसे लगा भी दिए हैं, तो भी हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, किसका रेंट कितना आता, वो जरूर ऐड करते हैं। होप करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंट के बाद हम बात करते हैं रॉयल्टी की। रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी एक तरह का लाइसेंसिंग होता है कि आप किसी को लाइसेंस दे रहे हो। क्या होता है, आप किसी को लाइसेंस दे रहे हो कुछ चीज यूज करने का। ठीक है, सपोज करो आपने एक सॉन्ग बनाया, है, ठीक है, कोई फिल्म मेकर इसको अपनी फिल्म में यूज करना चाहता है, तो वो आपसे परमिशन मांगेगा, क्योंकि सॉन्ग आपका है, वो आपसे परमिशन मांगेगा, क्या मैं सॉन्ग को यूज कर सकता हूं। आप कुछ पैसे लेके, कुछ रुपीज लेके बोलोगे ठीक है आप इसको यूज कर लीजिए। तो वो जो रुपीज आपको इसने दिए हैं, जो पैसे आपको दिए हैं, आपने जब उसको लाइसेंस दिया यूज करने का, जब आपने उसको परमिशन दिया यूज करने की,
इन रुपीज को बोलते हैं रॉयल्टी फी। इन रुपीज को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी फी बोलते हैं। एक और एग्जांपल इसका ये है कि जब आप कोई चीज की, किसी बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेते हो, तब आप रॉयल्टी फी देते हो, उसकी ब्रांड वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ देते हो कि आप इसको ब्रांड को यूज करने वाले हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी फी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल की। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल की, ठीक है। कैपिटल जब आप किसी को देते हो उसके बदले आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट भी दो होते हैं, एक होता है एक्चुअल और एक होता है इम्प्यूटेड, ठीक है। एक होता है एक्चुअल, एक होता है इम्प्यूटेड, ठीक है। ये भी पुराने वाले कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता ही है। इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड। एक्चुअल तो अगर आपने लोन ले रखा है अपनी फर्म चलाने के लिए, अगर आपने लोन ले रखा है, ठीक है, तो ये लोन, ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो किसी को भी XYZ को, ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ये आएगा एक्चुअल इंटरेस्ट में, ठीक है। लेकिन आपने अपना खुद का कैपिटल बिजनेस में लगा रखा है, लेकिन आपने अपना खुद का कुछ कैपिटल बिजनेस में लगा रखा है, उसकी जो इंटरेस्ट वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, उसकी जो इंटरेस्ट अर्निंग हम लोग लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्यूटेड। अगर आप बिजनेस में नहीं लगाते, वो पैसा कहीं और लगाते, उसके बदले भी तो इंटरेस्ट आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। इसीलिए हम जो पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है, जो पैसा आपने खुद के बिजनेस में लगाया है, उसकी भी इंटरेस्ट को लेके हम लोग चलते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड इंटरेस्ट या एस्टिमेटेड इंटरेस्ट अर्निंग जो आपकी होगी, ठीक है बच्चा। इतना समझ में आया? अब एक चीज में क्या इंक्लूड नहीं होगा इंटरेस्ट में, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, आपकी एफडीए पोस्ट ऑफिस में, एनएससीए पोस्ट ऑफिस में, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इस नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएगा। या फिर आपने एक कंज्यूमर लोन ले रखा है, आपने एक कंज्यूमर लोन ले रखा है और उसके बदले आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, उसके बदले आप क्या कर रहे हो? एक इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो कौन कौन सा इंटरेस्ट अर्निंग इंक्लूड होगी? सिर्फ वही इंटरेस्ट अर्निंग इंक्लूड होगी इनकम के अंदर, जब हम काउंट करते हैं नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, उसके अंदर वो ही इंटरेस्ट अर्निंग इंक्लूड होगी जो कि किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है, जो कि किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आप लोन ले रहे हो कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ सर्विस देने के लिए, तो उसकी जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी ना किसी की अर्निंग में ऐड होगा, ठीक है। बाकी चीजें ऐड नहीं होंगी। बाकी जैसे गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो ऐड नहीं होगा, कंज्यूमर लोन पे जो कंज्यूमर इंटरेस्ट पे कर रहा है वो ऐड अप नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैपिटल कर लिया था हमने, अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स यूज कर रहे हो, आप फर्म को संभाल रहे हो, ठीक है। वो क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा तभी तो आप ये काम करोगे। अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप ये काम क्यों करोगे? ठीक है। तो इस सर्विस के बदले, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले आपको मिलता है प्रॉफिट। आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है इसके बदले, ठीक है। अब प्रॉफिट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। हम प्रॉफिट को कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले हम कॉर्पोरेट टैक्स देंगे, इसको बिजनेस टैक्स भी बोला जाता है, कोई भी वर्ड आ सकता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, बिजनेस टैक्स आ जाए, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाए, एक ही बात है, प्रॉफिट टैक्स आ जाए, ठीक है। तीनों का एक ही मीनिंग होता है, यानी जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस पर जो सरकार आपसे टैक्स लेगी, जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, उसी को कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स या प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं बच्चा। चलिए एक चीज हमें समझ में आ गई
कि हम इसको कॉर्पोरेट एज अ कॉर्पोरेट टैक्स हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अमंग ओनर्स, इक्विटी ओनर्स जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? डिविडेंड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, सब हमने प्रॉफिट को अभी तक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स भरेंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। दूसरा, हम प्रॉफिट में से डिविडेंड डिविडेंड दे देंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। थर्ड, रिटेन्ड अर्निंग। तीसरा पार्ट क्या है? रिटेन्ड अर्निंग, यानी आप कुछ पैसा रख लेते हो अपने पास ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज करके एक्सपेंड कर सको, अपना बिजनेस बढ़ा सको, उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग के और क्या क्या नाम है? इसके नाम है सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं इसको, रिटेन्ड अर्निंग को। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग को क्या क्या बोलते हैं? सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक और नाम है इसका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स को हम क्या क्या बोलते हैं? बिजनेस टैक्स, प्रॉफिट टैक्स। इनमें से कोई भी नाम है तो हम उसको क्या समझेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स समझेंगे। डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग को हम किस किस नाम से हम देख सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर? रिजर्व सरप्लस भी दिया जा सकता है आपको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिया जा सकता है आपको, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी दिया जा सकता है आपको, या फिर सिंपली रिटेन्ड अर्निंग भी दी जा सकती है। ये तीनों को जब आप ऐड करते हो, ये तीनों को जब आप ऐड करते हो तो आपका क्या आ जाता है? आपका प्रॉफिट आ जाता है। हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको सीधा प्रॉफिट ना दिया हो, ये ऐसे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया हो, चाहे एक दिया हो, चाहे तीनों दिए हो, या तीनों में से कोई भी दो दिए हो, उनको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट तक पहुंच गए हैं। अब एक लास्ट कंपोनेंट बचता हमारा, लास्ट कंपोनेंट बचता है हमारा मिक्स्ड इनकम। क्या बचता हमारा? मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या है? देखिए, हमने बात की एम्प्लॉइज की। ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फर्म उनको क्या देती है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देती है। ठीक है। हमने बात की एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, कि फर्म काम करती है, उसके बदले उसको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट वो कैसे डिवाइड करती है, कैसे यूज करती है। अब हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है। ठीक है, लॉयर की खुद की छोटी सी प्रैक्टिस करता है, खुद प्रैक्टिस करता है, या बार्बर हो गया। ठीक है, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए। ठीक है। ठीक है, तो इनकी जो इनकम होती है वो मिक्स इनकम के अंदर आती है। मतलब जो कॉर्पोरेशन है उनकी इनकम, जो एम्प्लॉयज है उनकी इनकम को हटा दें तो बाकी सबकी इनकम जो है वो मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाती है। तो ये सब चीजें किसमें आ जाते हैं? ये सब चीजें मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाते हैं। तो हमने अब देखा है, तो हमने क्या देखा? हमने बच्चा देखा कि इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाता है। ठीक है, प्लस हम ऑपरेटिंग सरप्लस को लेते हैं। इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले अर्निंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा आता है अर्निंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अर्निंग फ्रॉम प्रॉपर्टी में
रेंट, रॉयल्टी और रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है प्रॉफिट, ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम। तो सिंपल सा फॉर्मूला है डोमेस्टिक इनकम काउंट करने का, कैलकुलेट करने का। इसकी हेल्प से हम डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। जब आप सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड करोगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करोगे और उसके बाद मिक्स्ड इनकम को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा एनडीपी एफसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इनकम मेथड समझ में आ गया? तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा हमें 1000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट है हमारा 400, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट 500 एंड प्रॉफिट 500 प्लस मिक्स्ड इनकम। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000, 3000, 3600। तो आपकी एनडीपी एफसी है इक्वल्स टू 3600। अब आप इसको, ये तो डोमेस्टिक इनकम हो गई, अब आप इसको नेशनल इनकम में यानी आप एनएनपी एफसी में कैसे लेके जाओगे? डोमेस्टिक से नेशनल में लेके जाना है। हम ये पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि हम प्लस कर देंगे इसमें एनएफआईए एनडीपीएफसी में हम एनडीपीएफसी में प्लस कर देंगे एनएफआईए, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एनएनपीएफसी, जो कि क्या होती है हमारी नेशनल इनकम। ठीक है बच्चा, होप करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।